तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की लाइव क्लास में, जहाँ पर मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर। पिछले वीडियोज़ में भी हम प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख चुके हैं। दोस्तों, पिछली क्लास के बारे में बस थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको कि हमने मौर्य वंश को पढ़ना स्टार्ट किया था। महाजनपद काल की बात आई थी और महाजनपद काल को पढ़ते हुए फिर हमने मौर्य वंश में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, फिर उसके बाद में बात करें तो बिंदुसार के बारे में, और इसके बाद में हमने अशोक के बारे में पढ़ लिया था। आज उसी मौर्य वंश से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हुए फिर हम आगे गुप्तोत्तर मौर्योत्तर काल की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें जानने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के प्रभाव में आकर के अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई थी। इसके अलावा जो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो ये आपका रिवीजन हो जाएगा। जो भगवती सूत्र है जैन ग्रंथ है, ये भगवती सूत्र क्या है, एक जैन ग्रंथ है, और इसी जैन ग्रंथ से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इसने क्या किया था, ये भद्रबाहु के नेतृत्व में आकर के इसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि जो भद्रबाहु होते हैं, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर दो हिस्सों में बढ़ जाता है। तो जो श्वेतांबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जो श्वेतांबर होते हैं वो किसके नेतृत्व में होते हैं, तो जो श्वेतांबर होते हैं वो हमारे होते हैं स्थूलभद्र के नेतृत्व में, और जो हमारे दिगंबर होते हैं वो हमारे होते हैं भद्रबाहु के नेतृत्व में। तो भद्रबाहु और इसके अलावा हमें दूसरे देखने को मिलते हैं स्थूलभद्र। भद्रबाहु के नेतृत्व में जो लोग चले जाते हैं श्रवणबेलगोला, वे लोग कहलाते हैं दिगंबर। ये सब जैन धर्म में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और जो लोग यहीं पर रुक जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, वो जा करके छोड़ करके मगध को नहीं जाते हैं, उनका नाम था स्थूलभद्र के नेतृत्व वाले लोग। और ये लोग कहलाते हैं श्वेतांबर, क्योंकि ये लोग श्वेत वस्त्र पहनते थे। अब बात आती है आगे, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था कि संलेखना की विधि के द्वारा अपने प्राणों का अंत कर लिया था, अपने जीवन को त्याग दिया था। कलिंग युद्ध के बाद में जो 13वां शिलालेख है इसका अशोक का, उससे हमें कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक ने क्या किया था, धम्म की विजय की नीति अपनाई थी। और अशोक किस धर्म का अनुयायी था, तो अशोक था हमारा बौद्ध धर्म का अनुयायी। तो जिस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, उसी प्रकार से जो हमारा अशोक था, ये क्या था, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था। अशोक के 8वें शिलालेख से हमें पता चलता है कि अशोक ने धम्म की यात्रा प्रारंभ की थी, और सर्वप्रथम अपने जो अभिषेक के 10वें वर्ष उसने क्या किया था, बोध गया की यात्रा की हुई थी। इसके अलावा आगे अगर हम देखें तो जो बुंदली बाग है पाटलिपुत्र में, वो एक बहुत पुराना स्थान है। यहाँ से मौर्यकालीन जो मृण मूर्तियाँ हैं और जो वस्तुएं हैं वो प्राप्त हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई बात कुछ। जैसे हमने मगध साम्राज्य का जब उत्कर्ष पढ़ा था, तो सबसे पहले बात किस वंश की आई थी, वो आई थी हर्यक वंश के बारे में। तो हर्यक वंश के बारे में यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, वो था हमारा बिंबिसार। कौन था, बिंबिसार। बिंबिसार और बिंदुसार में फर्क है। बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है, लेकिन जो बिंबिसार है ये हर्यक वंश का संस्थापक है। ठीक है, हर्यक वंश के बाद में फिर हमें देखने को कौन मिला था, हमें देखने को मिला था शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश हमें देखने को मिला था, और शिशुनाग ने ही क्या किया था, शिशुनाग वंश का जो शासक था हमारा कालाशोक, इसी ने क्या किया था, वैशाली की जगह पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया था। पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया था किसने, कालाशोक ने। और इसके पहले राजधानी क्या हुआ करती थी, इसके पहले राजधानी हुआ करती थी वैशाली। फिर इसके बाद में हमें नंद वंश देखने को मिला था। कौन वंश देखने को मिला था, वो मिला था हमें नंद वंश देखने को मिला था। नंद वंश में क्या हुआ था, इसका संस्थापक कौन था, तो संस्थापक था महापद्म नंद, नंद वंश का। और इसी के जब अंतिम जो इसका शासक था घनानंद, इसको हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर क्या किया था, मौर्य वंश की नींव को डाला था। तो ये हो गई कुछ पुरानी चीजें जो हम पढ़ चुके हैं, उनका साथ ही साथ रिवीजन हमने यहाँ पर कर लिया। अब देख लेते हैं आगे क्या कुछ है जो हमें जानने को मिलने वाला है। तो अशोक के 12वें शिलालेख में क्या होता है कि पूर्ण रूप से धार्मिक जो सहिष्णुता है उसकी बातें की गई हैं। चाणक्य अपने बचपन में, इनका नाम हुआ करता था विष्णुगुप्त, और इनकी जो रचना है अर्थशास्त्र वो किस भाषा में लिखी गई है, तो वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसके अलावा मेगस्थनीज हमें देखने को मिलता है, जिससे हमें बहुत साहित्यिक स्रोत के रूप में जानकारी मिलती है। और वो किसने लिखा हुआ है, तो वो हमारा लिखा हुआ है ह्वेनसांग ने। ठीक है, तो इसके अलावा जो अशोक के अभिलेखों की बात करें या रुद्रदामन का जूनागढ़ के अभिलेख की बात करें, ठीक है, तो ये जो कुछ अभिलेख हैं, इन अभिलेखों से हमें महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं।
इसके अलावा जो विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा है, इसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य का एक विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। अशोक का जो दूसरा और 13वां शिलालेख है, इसमें संगम राज्यों में चोल, पांड्य और चेरों का उल्लेख मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा ये फैक्ट, याद रखिएगा कि जो अशोक का दूसरा और 13वां अभिलेख है, इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पर इसमें जो चोल, पांड्य और चेर राज्य हैं, इनके बारे में उल्लेख मिलता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि दक्षिण भारत से 2 अभिलेख मिले हैं, एक मिला है मस्की से और दूसरा मिला है गुर्जरा से। दोस्तों जो मस्की और गुर्जरा अभिलेख है, इसमें अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। क्या मिलता है? अशोक वर्धन मिलता है। हालांकि जो अशोक का सर्वाधिक जो प्रिय उपनाम था उसका, वो था उसका देवानाम प्रियदर्शी। आगे देखें तो अशोक जब इसका राज्याभिषेक हुआ, इसके पहले की अगर हम बात करें तो जो उज्जैन था, उज्जैन का ये राज्यपाल हुआ करता था। अशोक अपने राज्यारोहण से पहले क्या हुआ करता था, जो उज्जैन राज्य था इसका राज्यपाल हुआ करता था। तो ये हो गई बात। इसके अलावा जो कल्लड़ की राजतरंगिणी है, कल्लड़ एक लेखक हुए हैं, उनका नाम, उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है राजतरंगिणी। तो दोस्तों जो राजतरंगिणी है, इस राजतरंगिणी में क्या किया गया है कि बताया गया है कि जो अशोक था ये शिव का उपासक था और इसने वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना की हुई थी। श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में है, झेलम या वितस्ता नदी, इसके किनारे इसने क्या किया था, श्रीनगर की स्थापना की हुई थी। ठीक है। इसके अलावा कलिंग का जो एक हाथी गुम्फा अभिलेख है, यहाँ से मिला हुआ है, उस हाथी गुम्फा अभिलेख से भी कुछ तमाम सारी चीज़ें हैं जो पता चलती हैं। इसके अलावा अब हम देखेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में। तो ये बातें मौर्य काल के बारे में हम पढ़ चुके थे। 200 से 300 ईसा पूर्व अब हम मौर्योत्तर काल को देख लेते हैं, यानी कि मौर्यों के बाद के समय को हम यहाँ से देख लेते हैं। मौर्योत्तर काल की बात करेंगे तो बहुत सारे विद्यमान ऐसे हैं जो क्या कहते हैं कि जो मौर्योत्तर काल है इसको अंधकार का युग कहते हैं। उसके पीछे कई रीजन्स हैं, उसमें से एक बड़ा रीजन ये भी है मौर्योत्तर काल में, क्योंकि क्या होता है कि इस समय का जो स्रोतों की कमी है जानने वाले की, उनके बीच में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो चीज़ें जानने को नहीं मिलती, काफ़ी सारा एक गैप क्रिएट हो जाता है, इसलिए इसको अंधकार का युग कहा जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं आपको कौन कौन से वंश हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मौर्योत्तर काल में हमें मुख्य रूप से जो वंश देखने को मिलते हैं उसमें सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा शुंग वंश। शुंग वंश के बाद में अब आता है कंडु वंश की, कंडु वंश के बाद में आएगा आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है। इसी तरीके से उत्तर पश्चिम भारत में और मध्य एशिया में अगर आप देखोगे तो जो विदेशी राजवंश आ गए थे, जैसे कि हिंद यवन, जिन्हें क्या कहा जाता है, इंडो ग्रीक कहा जाता है। इसके अलावा शक वंश और कुषाण वंश, तो ये बहुत महत्वपूर्ण सारे जो है, चाहे शुंग वंश हो, कंड वंश हो, सातवाहन हो, फिर चाहे इंडो ग्रीक हो, इसके अलावा अगर बात करें तो हम कुषाण वंश हो, चाहे शक वंश हो, ये सारे के सारे जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुंग वंश के साथ में, पहले वंश के साथ में मैं शुरुआत करता हूं और मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ से बताना शुरू करता हूँ। शुंग वंश का जो संस्थापक था ये था हमारा कौन, ये था हमारा पुष्यमित्र शुंग। दोस्तों जो पुष्यमित्र शुंग था ये क्या था कि जो मौर्य शासक था, अंतिम मौर्य शासक था बृहद्रथ। ठीक है। इस बृहद्रथ, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का जो पुष्यमित्र शुंग था ये हुआ करता था सेनापति, और ये सेनापति था और इसी ने क्या किया था, बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और अपने वंश की स्थापना, शुंग वंश की स्थापना इसने कर दी थी। तो जो पुष्यमित्र शुंग था, ये जो अंतिम मौर्य शासक थे बृहद्रथ, इनका सेनापति था और इनकी हत्या करके ये क्या हुआ था, राजगद्दी पर बैठ गया था। ये पहला ब्राह्मण राजवंश था जिसने मगध पर पहली बार शासन किया हुआ था। तो शुंग जो थे ये पहले ब्राह्मण राजवंश थे जिन्होंने मगध पर पहली बार शासन किया हुआ था। कौन थे? वो थे हमारे शुंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेगा। पुष्यमित्र शुंग के राजा बनने के बाद भी लेकिन इसको सेनापति ही कहा जाता था, सेनापति ही ये कहलाता था। इसके शासनकाल में हमें पहला यूनानी आक्रमण देखने को मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पहला यूनानी आक्रमण हमें देखने को किसके समय में मिलता है? वो मिलता है शुंग वंश के समय में। शुंग वंश के समय में हमें पहला यूनानी आक्रमण देखने को मिलता है। उम्मीद है आपको फैक्ट्स याद हो रहे होंगे। तो जो शुंग वंश है यह पहला ब्राह्मण वंश था, पहला फैक्ट मैंने बताया। और मौर्योत्तर काल में आता है अंतिम जो मौर्य शासक था बृहद्रथ, इसकी हत्या कर करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। पहला यूनानी आक्रमण जो हुआ यही भी हमें शुंग वंश के समय में ही देखने को मिलता है। आगे बात करेंगे तो जो मौर्योत्तर काल हुआ है इसके समय में पहला यूनानी आक्रमण हमें देखने को मिलता है मौर्योत्तर काल में, और यह केवल ब्यास नदी तक आए। इसके बाद में जो पूर्वी भारत की विजय इसके सेनापति मिनांडर ने फिर की हुई थी। बौद्ध ग्रंथों में जो पुष्यमित्र शुंग है इसे बौद्ध द्रोही कहा गया है। क्या कहा गया है? बौद्ध द्रोही कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में। किसको? पुष्यमित्र शुंग को, क्योंकि ये ब्राह्मण थे। जाहिर सी बात है ये जो बौद्ध रिलीजन है इसको इतना ज़्यादा प्रश्रय नहीं देंगे या इसका इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे।
पुष्यमित्र का जो शुंग थे इनके दरबारी कब थे? महर्षि पतंजलि। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, जो पतंजलि साहब थे ये क्या थे? पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि हुआ करते थे और ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे जिन्होंने महाभाष्य व्याकरण की रचना की। ठीक है, जो पाणिनि के अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है, पाणिनि का जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है, इसके बारे में क्या है कि इसकी व्याख्या इन्होंने इसमें यहीं पर की हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट एक है, शुंग काल में ही मनुस्मृति की रचना हुई थी। दोस्तों मैं क्लास का सोर्स आज आपको बताना भूल गया हूँ, किरण पब्लिकेशन की किताब, इंटरनेट की एक वेबसाइट wikipedia.org और इसके अलावा परीक्षा मंथन की PDF फाइल जिस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो शुंग काल में ही मनुस्मृति की रचना हुई थी। जो शुंग वंश था, पुष्यमित्र शुंग जिसका संस्थापक था, बृहद्रथ की हत्या करके अंतिम मौर्य शासक की, फिर ये सेनापति बना था। इसी के समय में हमें पहला यूनानी आक्रमण देखने को मिलता है और इसको बौद्धद्रोही कहा गया। ये पहला ब्राह्मण वंश था जिसने मगध पर राज किया और इसी के समय में मनुस्मृति की रचना हुई थी। किसके समय में? शुंग काल में। शुंग काल के समय में ही क्या हुई थी? मनुस्मृति की रचना हुई थी। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए जिनके पुरोहित कौन थे? पतंजलि। तो पतंजलि किसके पुरोहित थे? ये थे हमारे पुष्यमित्र शुंग के। फैक्ट लिख लीजिए, याद कर लीजिए, बिल्कुल भूलना नहीं है इसको। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे कौन? पतंजलि। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग ने सांची और भरूच स्तूपों का विस्तार किया और पूर्ण अलंकरण करवाया। तो बौद्धद्रोही इन्होंने कहा, लेकिन फिर भी उसने सांची और जो भरूच का स्तूप है इसका विस्तार भी किया और इसका अलंकरण भी करवाया। अब बात करें अगर हम बेस नगर अभिलेख, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, अभिलेखों से जुड़ी हुई चीजें पूछी जाती हैं। बेस नगर जो अभिलेख है इसमें उल्लेख मिलता है कि जो तक्षशिला था, यहाँ पर जो यूनानी राजा हुआ करता था, उसने अपना एक राजदूत यहाँ पर भेजा था भागभद्र के दरबार में और जो हेलियोडोरस था यहाँ आकर के भागवत धर्म को इसने स्वीकार किया था और भगवान वासुदेव के सम्मान में एक गरुड़ ध्वज की भी स्थापना की हुई थी। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। ये फैक्ट हमारे लिए फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शुंग वंश की स्थापना करता है पुष्यमित्र शुंग और इसका अंतिम शासक था देवभूति। देवभूति की हत्या करके क्या होता है कि जिसका सचिव होता है वासुदेव, ये कंड वंश की स्थापना करता है जिसके बारे में हम आगे देखने जा रहे हैं। तो आगे बात आती है कंड वंश की। कंड वंश में क्या होता है कि जो कंड वंश का संस्थापक था ये था वसुदेव। ठीक है, वसुदेव कंड वंश का संस्थापक था और इस वंश का जो अंतिम शासक था सुशर्मा। कंड वंश के बारे में 2 चीजें जानना है, संस्थापक था वसुदेव, अंतिम शासक था सुशर्मा और सुशर्मा की हत्या इसके अमात्य सिमुक ने की थी और सिमुक ने फिर क्या किया था? कंड वंश का अंत कर दिया था। फिर सिमुक ही होता है जो सातवाहन वंश की स्थापना करता है। तो कंड वंश का भैया बिल्कुल छोटी सी कहानी है, बस इसके जो संस्थापक होते हैं वसुदेव, वो क्या करते हैं? देवभूत की हत्या करते हैं और शुंग वंश समाप्त कर देते हैं, कंड वंश शुरू करते हैं। कंड वंश का अंतिम शासक होता है सुशर्मा और इसकी हत्या कर देता है इसका अमात्य होता है सिमुक और सिमुक क्या करता है? आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना, सातवाहन वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसके सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश से जुड़ी हुई कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? वो था सिमुक। सातवाहनों का मूल क्षेत्र कहाँ था? वो था महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। तो जो आंध्र सातवाहन थे इनका मूल क्षेत्र क्या था? इनका मूल क्षेत्र था महाराष्ट्र और बाद में क्या हुआ था? ये आंध्र प्रदेश में जाकर के बस गए थे। तो जो आंध्र सातवाहन थे इनका संस्थापक था सिमुक और इनका जो मूल क्षेत्र था वो था महाराष्ट्र और बाद में जाकर के कहाँ पर बस गए थे? तो ये आंध्र प्रदेश में जाकर के बस गए थे। सिमुक की मृत्यु जब हो गई इसके बाद इसका जो छोटा भाई था कृष्ण या कान्हा, ये शासक बना। इसके बाद में जो कृष्ण का पुत्र था सातकर्णी प्रथम, ये शासक बना हुआ था। ठीक है, सातकर्णी प्रथम के बाद में अगर हम बात करें सातकर्णी प्रथम के बारे में, तो ये सातवाहन वंश का पहला प्रमुख शासक था। सातकर्णी जो प्रथम की पत्नी थी नागनिका का जो नाना घाट अभिलेख है यहाँ से प्राप्त होता है और इसमें क्या है? सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियों को बताया गया है। अब नाना घाट अभिलेख की हम बात करें तो इसमें सातकर्णी प्रथम को महान विजेता व महान शासक बताया गया है। तो नाना घाट अभिलेख का संबंध किससे है? आंध्र सातवाहन वंश से। कौन से शासक से? तो उसका नाम है सातकर्णी प्रथम। ठीक है, नाना घाट अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि जो सातकर्णी था उसने जो 2 अश्वमेध यज्ञ किए हुए थे, इन यज्ञों के फलस्वरूप ब्राह्मणों को क्या किया था? दृश्य दान यानी कि मुद्रा के साथ साथ भूमि दान भी किया था और यह भूमि दान का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल नहीं भूलना है। नाना घाट अभिलेख सभी अभिलेखों में वो पहला अभिलेख है जिससे भूमि दान के संबंध में हमें प्राचीन इतिहास में कहीं से भी जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले जिस वंश ने भूमि दान किया वो था हमारा आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है, आंध्र सातवाहन वंश जिनका संस्थापक था सिमुक और इसमें जो पहला महत्वपूर्ण हमारा शासक हुआ है सातकर्णी प्रथम। इस सातकर्णी प्रथम ने ही क्या किया था? भूमिदान का जो प्रथम अभिलेखी है, साक्ष्य मिलता है नाना घाट, उससे पता चलता है कि इसने ब्राह्मणों को मुद्रा के साथ साथ में क्या किया था? भूमि का भी दान किया हुआ था। अब आगे अगर हम बात करें सातकर्णी प्रथम के बारे में कुछ और, तो जो सातकर्णी प्रथम था इसके बारे में जो नायनिका का एक जो नासिक अभिलेख है,
नासिक अभिलेख है वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करते हैं इसके बारे में। देखें तो जो सातकर्णी की मृत्यु हुई तो इसके बाद में जो इसकी पत्नी थी नागनिका, उसने अपने अल्पवयस्क पुत्र श्री या वेद श्री के नाम से जो था शासन किया। ये प्रथम भारतीय महिला शासिका के रूप में कार्य करने के लिए जानी जाती है। तो जैसे आप मध्यकालीन इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं रजिया सुल्तान के बारे में, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है मध्यकाल में, वैसे ही जो प्रथम भारतीय महिला थी वो थी नागनिका, जिसने क्या किया था, अपने पुत्र को गद्दी पर बिठा करके फिर शासन किया हुआ था। बात आती है हाल, तो हाल में क्या है कि इस अंधकार युग में 17 राजा हुए जिनमें राजा हाल थे। ठीक है, तो जो 17 बाद में राजा फिर हमें जानने को मिलते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण राजा थे राजा हाल के बारे में हमें सुनने को मिलता है। उसमें क्या कि पुराणों में राजा हाल जो हैं को एक विद्वान राजा बताया गया है और कहा गया है कि इन्होंने प्राकृत भाषा में जो गाथा सप्तशती इसकी रचना की हुई है। भैया गाथा सप्तशती मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पुस्तक है और जो राजा हाल है ऐसा माना जाता है कि इन्होंने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की हुई थी। आगे बात आती है फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में। तो इनके आगमन से सातवाहनों में फिर क्या हुआ, जो अंधकार का युग आया था वो हो गया समाप्त और शकों के क्षयरात्र वंश में नहपान से जो गौतमी पुत्री थी सातकर्णी, इनका भीषण संग्राम हुआ और भीषण संग्राम होने के बाद में क्या हुआ कि इस युद्ध में जो नहपान था वो पराजित हो गया और ये फिर गया मारा। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था इसने क्या किया कि नहपान के राज्य को अपने राज्य में मिला लिया और इसीलिए इसे क्षयरात्र वंश का विनाशक कहा गया और सातवाहन वंश की जो प्रतिष्ठा थी वो भी बढ़ गई। आगे देखें तो जो गौतमी बालश्री था, इसका जो नासिक अभिलेख जिसका अभी मैं जिक्र कर रहा था, यहाँ से ये पता चलता है कि इसके विजयी घोड़ों ने क्या किया कि 3 समुद्रों का पानी पिया और इसकी विजयी पताका जो थी वो क्या थी, अपराजय थी। जो 3 समुद्रों का तात्पर्य दोस्तों ये है कि हिंद महासागर में इन्होंने आकर के पानी पिया, बंगाल की खाड़ी का और कच्छ की खाड़ी का। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों के बारे में ये बता रहे हैं कि इनके 3 जो घाटों का पानी पिया, 3 समुद्रों का पानी पिया, ये यही गौतमी बालश्री के नासिक अभिलेख से चीज़ें में पता चलती हैं। फिर आगे बात आती है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी की। इससे दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि दी गई है। किसको? वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि दी गई है। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी ने क्या किया कि नवनगर जो था ये नगर बसाया और इसीलिए इसे नवनगर स्वामी की भी उपाधि इसने धारण की हुई थी और इसने अमरावती के स्तूप का आकार वर्धन करवाया था वशिष्ठी पुत्र पुलवामी ने। तो इसे दक्षिणा पथेश्वर कहा गया। ये फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात आती है यज्ञश्री सातकर्णी की। तो इसमें तो कुछ चीज़ें जो हम जान सकते हैं इंपॉर्टेंट पता चलती, जैसे कि सातवाहन वंश था जो मौर्य मात्र सत्तात्मक था, ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमिदान ये दिया करते थे। इसके अलावा जो पुलवामी चतुर्थ था ये इस वंश का अंतिम संस्थापक फिर हुआ। तो जो पुलवामी चतुर्थ था ये हमें आंध्र सातवाहनों का अंतिम जो शासक है वो देखने को मिलता है। सातवाहनों द्वारा जारी किए गए सिक्कों की अगर आप बात करेंगे तो इन्होंने चांदी के, तांबी के, पोटीन यानी कि घटिया चांदी के सिक्के और शीशे सिक्के जो थे, शीशा के सिक्के थे वो जारी किए सातवाहन शासकों ने। इसके बाद में फिर हिंद यमनों का आक्रमण होता है और इंडो ग्रीक शासक हमें देखने को मिलते हैं मौर्योत्तर काल में, जहाँ से जो यूथिडेमस वंश है इसके बारे में हमें बैक्टीरिया का गवर्नर से फिर डेमेट्रियस से बढ़ते हुए हेराक्लीज के साथ में आगे चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम जो हिंद यमन आक्रमण के साथ में जो हिंद यमन हिंद यूनानी शासक रहे इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। शाम 8 बजे जो क्लास होगी उसमें आज की कक्षा से जुड़े हुए प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे। तो थैंक यू। शाम के 8 बजे की क्लास के लिए तैयार रहिएगा। बाकी सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड है। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर क्लास में कुछ सीखने को नया मिला हो तो क्लास को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो हम आप सब आपके बहुत आभारी रहेंगे। थैंक यू सो मच।